नमस्कार। बहुत बहुत प्यार आप सबको, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी विशेष शुभकामनाएं आपके लिए, आपके अपनों के लिए। इससे पहले जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि इस वक्त हम सभी एक बहुत परेशानी वाले माहौल से, परेशानी वाले वक्त से गुजर रहे हैं। एक ऐसा वक्त जिसमें न चाहते हुए भी हम डरे हुए हैं, ना चाहते हुए भी हम कुछ निगेटिव थॉट्स के बीच में फंस गए हैं, अपनों के लिए, अपने अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे हमारे आसपास की जो हम लोग माउथ टू माउथ बातें सुनते हैं, समझते हैं, बताते हैं, हर पल एक नई खबर इंतजार कर रही होती है जो अच्छी नहीं होती है। हम सब उस खबर से बचना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि वो खबर हमसे दूर रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले साल जो चीज़ें हमसे बहुत दूर थी, सचमुच हम सिर्फ उन्हें न्यूज़ में पढ़ रहे थे, वो इस बार हमारे बहुत पास आ रही हैं, उनकी आहट हमें बहुत पास से सुनाई पड़ रही है। और मुझे मालूम है कि मैं बहुत गोल गोल भाषा में बात कर रही हूँ, और सच मानिए वो इसलिए क्योंकि मैं जो सही बात है, जो स्पष्ट भाषा है, वो मैं इस्तेमाल करने से डर रही हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हम इस बुरे दौर से गुजर जाएं। ईश्वर की बात आई है तो आस्तिकता और नास्तिकता अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन एक वो चीज जिसे हर इंसान मानता है, उसे मानना ही चाहिए, वो है हमारी प्रकृति। अगर आप ईश्वर को उसके मूर्त रूप में नहीं मानते हैं तो एक अदृश्य शक्ति को मानते होंगे, और वो अदृश्य शक्ति जब अपना मूर्त रूप आपके सामने लेकर आएगी तो वो होती है प्रकृति, नेचर। और यकीन मानिए नेचर ने हमें हमारे सारे सवालों का समाधान दिया हुआ है, हमारे हर डर को दूर करने के रास्ते बताए हुए हैं। ये हमारी ओर से ही कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है कि हम प्रकृति को समझे नहीं है, और उसमें छुपे हुए बहुत सारे रहस्यों से, बहुत सारी पद्धतियों से, बहुत सारे रास्तों से हम अनजान हैं। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, राधिका सिंह जुड़ी है। राधिका, बहुत बहुत प्यार। एक बार फिर मैं, जो तुमने उस दिन मुझसे बात कही थी कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी हम बात करें, तो आज हम एग्जैक्टली मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी उपचार पद्धति पर बात करने जा रहे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, और वो है बैच फ्लावर थेरेपी। यकीन मानिए मुझे भी ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और अब भी आधी अधूरी जानकारी है मेरे पास। फ्लावर शब्द जुड़ा हुआ है, फूल शब्द जुड़ा हुआ है, तो एक सहज उसके लिए उत्कंठा जागती है, लेकिन वो दरअसल क्या है नहीं मालूम। हमारे लिए फ्लावर मतलब सजाने की चीज, किसी को उपहार में देने की चीज, लेकिन फ्लावर से कोई इलाज भी होता है, और वो इतना गहरा होता है जो आपकी पूरी जीवन शैली को बदल सकता है। तो आज एक विशेषज्ञ को लेकर मैं आपके पास आई हूँ, ये विश्वास रखते हुए कि आज का जो दौर है जब हमको मेंटल हेल्थ को फिट रखने की बहुत जरूरत है, एक दूसरे के साथ इमोशनल जुड़े रहने की बहुत जरूरत है, ऐसे में वो आपके लिए बहुत अच्छे दोस्त साबित होंगे। और वो है श्री इंद्रनील मुखर्जी, जो बेंगलोर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और वो बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हैं और मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे दादा हैं, लेकिन इस वक्त मैं उनको एक्सपर्ट के तौर पर अपने बीच में ला रही हूँ। दादा प्रणाम, नमस्ते। दादा, जैसे मैंने बताया कि बैच फ्लावर थेरेपी, जब मैंने आपसे इस बारे में बात की और आपने बताया कि इसकी कितनी गहराई है, कितना प्रभाव है इसका, तब मैंने थोड़ा सा इस पे शोध तो नहीं कहेंगे, लेकिन लघु शोध अपनी ओर से करने की कोशिश की। और कमाल की बात है कि उस शोध में आपका ही लिखा हुआ आर्टिकल, जो आज ही डॉक्टर्स एनडीटीवी में आपने मुझे भेजा पढ़ने के लिए, वो था, आपके वीडियोस थे और भी चीजें थी। तो मैं सीधे आपसे ये सवाल करती हूँ कि बैच फ्लावर थेरेपी क्या है, और आज के वक्त में उसका क्या महत्व है हमारे लिए। और सबसे पहले तो धन्यवाद प्रतिमा जी आपको। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, आपसे जब भी बातचीत होती है मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं दिल खोल के बात कर सकता हूँ आपके साथ, और ये जो हमारा आपसी तालमेल है वही है इसकी वजह। और आज भी शायद हमें लग रहा है कि ऐसी कुछ बातें शायद निकल आएंगी आपके जरिए जो शायद मैंने कहीं ना कही हो और लोगों ने कहीं ना सुनी हो। तो मैं उसी की आशा करता हूँ। तो ये एक बहुत ही अनोखी चीज़, एक बहुत अनोखी
उपचार है, एक बहुत अनोखी सिस्टम है, एक पद्धति है। समझिए कि ये सिर्फ़ करीब 120 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो क्या हुआ, ये सन 1900 के शुरू में एक डॉक्टर होते थे, मशहूर डॉक्टर थे यूके में। उनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड बैच और वो हार्ले स्ट्रीट के डॉक्टर होते थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी होते थे। लेकिन वो थोड़ा अलग किस्म के डॉक्टर, वो लोगों का इलाज करते थे और उस इलाज से नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? उनको लगता था कि मरीज़ आते हैं, उनकी बीमारी बताते हैं और वो बीमारी को एड्रेस करने के लिए कुछ दवा दे देते हैं, वो बीमारी चली जाती है और फिर वो बंदा दूसरा बीमारी लेके भी आता है, फिर उसके लिए भी दवा देते हैं, फिर वो चली जाती है। उन्होंने सोचा कि ये कौन-सी पद्धति है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ हम उसका जो अंतिम इफ़ेक्ट है, उसको मैनेज कर रहे हैं, ना कि उसके कॉज़ को हम हील कर रहे हैं। तो वहाँ से उनका ये खोज शुरू हुआ कि कैसे हम इंसान की तमाम बीमारियाँ, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, जज़्बाती हो, जो भी हो, तमाम बीमारियों को उसके कॉज़ से हम उसको निर्मूल कर सकें। तो वो क्या करते थे, वो नेचुरलिस्ट भी थे। वो नेचर में, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि कुदरत के पास हम सब होना चाहते हैं, नेचर के पास हम सब होना चाहते हैं। उसका बहुत बड़ा देन है और वो बहुत ही करीब थे। तो वो जाते थे वॉक्स पे, इंग्लैंड के कंट्री साइड में वॉक करते-करते कभी-कभी कोई पेड़ के नीचे कुछ फूल की पंखुड़ियाँ गिरी हैं, वो उठा लेते थे, सूंघते थे, उसके ऊपर जो ओस की बूँदें होती थी, उनको पी लेते थे, ये सब करते थे वो। आज की दुनिया में लोग शायद बोलेंगे वो थोड़ा पागल थे, बट शायद उनके पागलपन की वजह से ही वो उन्होंने इतनी इतनी बड़ी एक पद्धति, इतनी महान एक अजीबो-गरीब पद्धति उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो ऐसे करते-करते उनको अचानक लगा कि कुछ फूल ऐसे हैं जिनका जो अर्क होता है ना, उस अर्क से हमारा जो मानसिक जो अस्तित्व है, वो बदल सकता है। तो उस पे वो शोध करने लगे और वहीं से निकले कुछ 37 फूल के अर्क, 37 ऐसे फूल के अर्क जिनकी वाइब्रेशन, जिनका जो कंपन है, आपको ये बात तो मालूम ही है और हमारे दर्शकों को भी मालूम है कि ये जो हम स्थूल शरीर देखते हैं, यही हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा असली अस्तित्व जो है, वो हमारा एनर्जी है, वो हमारा वाइब्रेशन। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो 37 फूल हैं, इनका वाइब्रेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा है कि हमारी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको वो साफ कर देता है बिल्कुल। जैसे कि उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे कि सर्दी के मौसम में धूप जब निकलता है, वो पहाड़ों पे जमा हुआ बर्फ को बिल्कुल गला के पिघला देता है। तो उन्होंने इन 37 फूलों को चुना, वहाँ जो झरने का पानी होता है वहाँ का, उसमें भी ऐसे ही वाइब्रेशन उन्होंने माना कि उसकी एक क्षमता है कि वो कुछ प्रकार के जो जज्बाती या मानसिक हमारा जो ब्लॉक होता है, जो तकलीफें होती हैं, उनको गला के पिघला के निकाल देता है। उन्होंने इसका अर्क निकाला 37 फूलों का। और ये खैर झरने के पानी का तो अर्क कुछ होता नहीं है, वो खुद झरने का पानी ही अर्क है। तो ये पानी में अर्क निकाला और उन्होंने इसको अल्कोहल में प्रिजर्व किया और इसके साथ अपना टेस्टिंग शुरू कर दिया। तमाम सालों टेस्टिंग हुई और पता चला कि ये 38 बैच फ्लावर रेमेडीज़ 38 डिफरेंट टाइप के हमारे इमोशनल ब्लॉक्स को गला के, पिघला के, साफ-सुथरा करके नए सिरे से हमारे ज़िंदगी में सनशाइन या आनंद लेके आ सकते हैं। अजीबो-गरीब बात ये है कि वहाँ से शुरू हुआ इसका प्रैक्टिस। काफ़ी लोग जो दूसरे अल्टरनेटिव थेरेपीज़ करते थे, स्पेशली जो साइकोथेरेपी करते थे, उन्होंने को अपनाना शुरू किया क्योंकि उन्होंने देखा कि इस दोनों में एक तालमेल है कि साइकोथेरेपी में जैसे हम लोगों से बातचीत करके उनकी जो दिमागी हालात है उनको उसका सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे बातचीत के अलावा भी हम कुछ और साथ में दे सकते हैं जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और जो इफ़ेक्ट हो वो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो।
तो जब उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इन 38 रेमेडीज को छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस में मिलाया जा सकता, 4, 5, 6, 7 से ज्यादा नहीं। ऐसे करते 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 आज के दिन में एक आंकड़ा मुझे मिला है कहीं से कि करीब 3 मिलियन, यानी कितने होते हैं, 30 लाख, राइट, 3 मिलियन combinations or composites are possible through these 38 batch flower remedies। तो आप समझ लीजिए ऐसा कोई शायद 3 लाख लगभग, हाँ 3 लाख लगभग, ऐसा कोई रोग ना हो जिसको इसके द्वारा हम एड्रेस ना कर सकें। और जैसा कि डॉक्टर बैच ने कहा था, सच मानिए, और ये मेरे निजी तजुर्बे से बोल रहा हूँ, इसके जरिए हम बिल्कुल जड़ से कोई बीमारी को दूर कर सकते हैं। दादा, इस वक्त जो सारी दुनिया में माहौल बना हुआ है वो हम सब वाकिफ हैं उससे, और एक वायरस ने हम सबकी जिंदगी को बिल्कुल कांटे पे ला दिया है। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या बच्चा, क्या अमीर क्या गरीब, सब इसकी जद में है। तो एक इस वक्त जैसे आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हर तरह के रोग का निवारण होता है, आज की तारीख में अगर आपसे प्रैक्टिकली कोई ये जानना चाहे, पूछना चाहे कि बैच फ्लावर थेरेपी इस वक्त किस तरह से हमारी मदद कर सकती है इस बीमारी के दौरान या इस माहौल में, आज के समय में, इस वक्त जिस तरह की परेशानी में हम सब घिर चुके हैं, इस तरह से हमारे देश में घोषित नहीं हुई है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी का वक्त आ गया है। उस समय ये रेमेडी, ये थेरेपी किस काम की है हमारे, और किस तरह से इसका हम उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए, एक कहावत है, वह बहुत पुरानी कहावत है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको, हमको, सब सबको मालूम है कि ये जो भयावह वायरस है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका वैक्सीन निकला है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही टेम्परेरी है और इमरजेंसी बेसिस पे किया जाता है। तो अगर हम इससे बचना चाहें तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो आपको मालूम है, हम जितना संत्रस्त होंगे इसको लेकर, उतनी हमारी इम्यूनिटी कम होगी, और जितनी हमारी इम्यूनिटी कम होगी उतना ही हमारा इन्फेक्टेड होने का चांस बढ़ेगा। तो इसका जो भय है, इसका जो घबराहट है, उसको हम बैच फ्लावर थेरेपी के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, ये एक बात है। और दूसरा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये एक बहुत ही सुंदर शोध जो आज के एनडीटीवी के आर्टिकल में मैंने आपको भेजा है, जिसमें लिखा है कि ये, चूंकि ये फ्लावर्स, इनके ये फूलों का वाइब्रेशन कोई 4000 हर्ट्ज से भी ऊपर है, 2000 से 4000 हर्ट्ज, जबकि इंसान का जो सबसे अधिक आनंदमय अवस्था में जो वाइब्रेशन होता है वो 700 से 800 है। वो वायरस का कितना है? 2.55। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम कोई भी बैच फ्लावर थेरेपी में से जुड़े रहें, अपना थेरेपी, और इसमें आपको ये मानना है कि ये मेडिसिन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज 4 साल हो गया, ऐसा दिन नहीं है कि मैंने बैच फ्लावर रेमेडी नहीं ली। ये मेरे लिए सांस के बराबर है, ये मेरे लिए सांस के बराबर मतलब ये एक तरह से जीवन शैली होनी चाहिए आपकी, ये जीवन शैली होनी है, बिल्कुल। तो ये अगर हम इसको जीवन शैली बना लें तो चांसेस ऑफ द वायरस इन्फेक्टिंग बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन लेवल कहीं ज्यादा रहेगी ऑल द टाइम। तो मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं और मेरे परिवार वाले लोग, हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आज से नहीं 2 साल पहले। हाँ, आपको भी मैं भेज दूंगा, आप भी लेते रहिए और देखिएगा आपकी इम्यूनिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। जी, तो ये एक बहुत जरूरी बात बताई इंद्रनील जी ने कि
ये कोई दवाई नहीं है कि आप बीमार होने के बाद शुरू करेंगे, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखें। और ये जीवन, जैसे हम बोलते हैं पौष्टिक आहार लेना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ये इलाज नहीं है, ये आपके जीवन की शैली होनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल। ज्यादा मजबूत हो सके अंदर से। तो ये इस तरह का कोई मुगालता नहीं होना चाहिए या कोई गलत जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए आपके पास कि बेस्ट फ्लावर थेरेपी कोई मेडिसिन की थेरेपी है जो आपका इलाज कर सकती है किसी रोग में आने के बाद, लेकिन वो आपको मजबूत कर सकती है, पहले से आपके अंदर इतने वाइब्रेशंस को पैदा कर सकती है कि बाहर से आने वाला कोई भी वायरस कमजोर पड़ सके। दादा, तुलिका शर्मा जी हैं जो आकाशवाणी ग्वालियर की अनाउंसर हैं, उन्होंने एक तुलिका सवाल जी किया है नमस्कार। कि जी, कि एक परिवार में माता पिता दोनों पॉजिटिव हैं, पिता हॉस्पिटल में हैं और जो उनके बच्चे हैं, युवा बच्चे पैनिक हो रहे हैं। अब इस पैनिक को कैसे हैंडल किया जाएगा? हाँ, तो उसके आप कुछ काउंसलर भी हैं, रेमेडीज। आप काउंसलर भी हाँ हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब अच्छे से हाँ, तो दीजिए। कोई 5 या 6 रेमेडीज हैं, उनको हम मिला के उनके पानी के साथ मिला सकते हैं और उनको दिन में 4 बार अगर हम देते रहें तो उनकी पैनिक बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी और इस पैनिक के पीछे जो भय है वो भी चला जाएगा और आप देखेंगे ये काफी आनंदमय वातावरण में ये लोग रहेंगे। ये मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया है। मैं भी इंसान हूँ। जब ये कोरोना का जो भय पिछले साल शुरू हुआ था, मुझे भी एंजाइटी हुई थी, मुझे भी पैनिक हुई थी, घर वालों को भी हुई थी, तो मैंने भी लिया और इसका इतना मैजिकल इफेक्ट है, आपको क्या बताएं तुलिका जी, कि मिनटों में इसका असर आपको दिखता है, मिनटों में। और इसको अगर हम लेते रहे, आज भी मैं बोल रहा हूँ, सुबह उठ के 4 गोली एंजाइटी की मैं लेता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे एंजाइटी है, इसलिए कि मुझे एंजाइटी ना हो। तो तमाम, जैसे प्रतिमा जी बता रही हैं कि कहीं भी हम सोशल मीडिया में जाएं तो जो खबर देखते हैं बुरी खबर है। पहले होता था बुरी खबर से हम बहुत अफेक्टेड हो जाते थे और हमारे अंदर घबराहट होती थी। अब घबराहट नहीं होती, अब लगता है कि हम उनको जाके कोई सेवा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। दादा, आम लोगों के बीच में तो ये स्थिति बन गई है कि बुरी खबर हम एक देखते हैं और उस पर ठीक से हम रिएक्ट भी नहीं कर पाते, तब तक अगली बुरी खबर मिल जाती है। इस समय जो स्थिति है हमारी, और शायद पैनिक इससे ज्यादा हो रहा है, घर में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, बाहर इसलिए अधिक हो रहा है, हम कहीं जा नहीं सकते। अगर अपने किसी करीबी के साथ कुछ गलत हो गया है, कुछ बुरा हो गया है, तो उसके घर जाके हम उसके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, कंसोल नहीं कर सकते, अपने घर में रहना है, ये सब चीजें। और तुलिका से मैं ये कहूंगी, तुलिका, आप पहली बात तो ये कि जो भी पॉजिटिव हैं उनका प्रॉपर इलाज में बिल्कुल कोताही ना करें आप, जो भी परिवार है ये। और पिता हॉस्पिटल में है तो मैं समझ सकती हूँ, इस समय जो हॉस्पिटल में है उनके घर का हाल मेंटली, फिजिकली, सोशली बहुत बुरा हो रहा है। बच्चे युवा हैं, आपने अच्छा हुआ ये लिखा ताकि मैं उनको समझा के बता सकूं कि आप बच्चे अगर बड़े हो गए तो पैनिक बिल्कुल ना हो। किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले आपको स्टेबल होना जरूरी है और तब जाके आप चीजें लेंगे। और जो मेडिसिन दादा ने बताई है, थेरेपी, जो भी रेमेडीज हैं, वो आप लेते रहें जैसे हम लोग जीने के लिए सांस लेते हैं। और अच्छी बात यह कि बेस्ट फ्लावर थेरेपी के साथ भी यही बात है मेरे ख्याल से कि इसके कोई बुरे इफेक्ट नहीं होते हैं आपके ऊपर, अगर आप ले रहे हैं तो अच्छा ही इफेक्ट होगा। दादा, एक चीज मैं पूछूंगी, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है और बेस्ट फ्लावर थेरेपी है, तो जो बेस्ट फ्लावर थेरेपी है वो किसके अधिक करीब है, होम्योपैथ के कि आयुर्वेद के, या तीसरा इसका अलग ही एक अलग पहचान है, तीसरी तरह की पद्धति है? इसका एक बहुत ही अलग स्तर है। पद्धति होम्योपैथी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन ये इसको समझाने के लिए आपको मैं बताऊं कि पतंजलि जी, हमारे जो योग शास्त्र के जो कर्णधार, जो पिता माने जाते हैं, 5000 साल पहले उन्होंने 5 कोशों की बात की थी। तो अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये जो आयुर्वेद है ये अन्नमय कोश पे काम करता है, बिल्कुल हमारे जो स्थूल शारीरिक जो हमारा कोश है, जो लेवल है, उस पे काम करता है। होम्योपैथी मनोमय कोश पे काम करता है, यानी कि हमारे मन के जो विचार हैं, हमारे मन के जो भावनाएं हैं, उस पे काम करता है। लेकिन बेस्ट फ्लावर थेरेपी काम करता है हमारे उस जगह पर
जहां हम उसके साथ हमारा जो उच्चतम एग्जिस्टेंस है, अहम ब्रह्मास्मि, उसके साथ हमको कनेक्ट कराता है, जिसको हम विज्ञानमय कोश बोलते हैं। और इसका इसीलिए काम अनकॉन्शियस पे ज्यादा होता है। आपको मालूम होगा शायद कि हर इंसान का करीब 90% या उससे ज्यादा उसके अनकॉन्शियस में होता है और उसको मालूम नहीं है कि उसमें क्या है। तो ये बैच फ्लावर थेरेपी, और ये इतनी सादगी वाली थेरेपी है, इतनी आसान थेरेपी है, ना कोई चीर फाड़, ना कोई उठना बैठना, कुछ नहीं। ये जाएगा और वहां जाके जो आपके जो अनकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं उनको निकाल देता है, पूरा निकाल के हमको फिर हमारा जो ओरिजिनल, हमारा जो कॉस्मिक प्रिंसिपल है, हम जिसको हायर सेल्फ बोलते हैं, उससे जोड़ देता है। और एक बार जोड़ देता है तो प्रेरणा मिलती रहती है, स्वास्थ्य वहीं से आता है और कोई मतलब बीमारी की कोई कारण ही नहीं होती। तो जब बीमारी हो जाती है तब भी हम बैच फ्लावर रेमेडी देते हैं कि हम उसको जुड़ा दें और जुड़ा के वो उसका हीलिंग वहां से हो जाए। ये बड़ा अजीबोगरीब इसका फंक्शनिंग है। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जब किसी भी थेरेपी या किसी भी पद्धति की हम जड़ से जानकारी रखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तुलिका, बच्चों से बात करके आपने कंसोल किया है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं यही कहूंगी कि पैनिक ना हो, खास तौर पे जो युवा हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है चीजों को संभाल लेने की, या जो भी सक्षम लोग हैं, उनको अपने डर को, अपनी परेशानी को कुछ कंट्रोल में रखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए रिएक्ट करना चाहिए। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ प्रतिमा जी। जी आप मेरे तरफ से मेरे दोस्तों को बताएं कि कोई भी ऐसी तकलीफ अगर हो, आपके द्वारा या फिर डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करें, और या तो मैं रेमेडी उनको प्रेस्क्राइब कर दूंगा या तो मैं खुद बनवा के भेज दूंगा। मैं इस सवाल पे भी आ रही हूँ। एक सवाल है, सुशील कुमार वर्मा जी हैं, वो जानना चाहते हैं कि, और उनकी बात सही है कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी किसी बात पर भरोसा कर लेते हैं, सुनी हुई बात को वो मानने लगते हैं। वो बातें उनके हक में नहीं भी हो सकती हैं, वो गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन कुछ चीजें सही है, फिर भी वो मतलब अपने ही मन की करते हैं। और वो लोग कुछ ऐसे हैं जो वैक्सीन से डरे हुए हैं, वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं, उन्हें कोई समझाइश काम नहीं करती उनके ऊपर। ऐसे लोगों पर भी ये थेरेपी कारगर है, ये पूछ रहे हैं सुशील जी। एक रेमेडी है जिसका नाम है रॉक वाटर, जो आपको मैंने बताया, जो झरने के पानी से बनता है। वो इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, जिसमें रिजिडिटी है कि मुझे वैक्सीन नहीं लेना है, मुझे एंटीबायोटिक नहीं लेना है। ऐसे भी लोग हैं जो एंटीबायोटिक नहीं लेना चाह रहे, उनको फ्लेक्सिबल बनाता है और झरने के पानी जैसा उनमें फ्लो ला देता है, और वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं वैक्सीन ले लूंगा, मैं एंटीबायोटिक ले लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। रॉक वाटर मैं बता रहा हूँ, ये तो वाकई कमाल की बात है। पूजा जी कह रही है कि आप कुछ रेमेडीज के बारे में बताइए जो हम लोग तैयार कर सकते हो अपने पैनिक मैनेज करने के लिए। अच्छा, और ये रेमेडीज कहाँ मिलेंगी ये बताइए। हाँ जी। हाँ, तो एक तो ये रेमेडीज आपको 1 mg में मिलेंगी, अमेज़न में मिलेगी, healthmug.com में मिलेगी, dr.bfr.com में मिलेगी, मेरा अपना जो वेबसाइट है allthatbatch.com, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, जाके मिल ये। और आपके होम्योपैथी जो आसपास के दुकान हैं, सबसे आसान होगा कि अगर उनके पास जाएं और जो मिश्रण है, जो कॉम्बिनेशन है, उनको बोलें वो बना के आपको दे दें, क्योंकि इसके बनाने की भी एक पद्धति होती है, कॉम्बिनेशन को बनाना, कितना पोषण डालना है, नहीं डालना है, तो वो मेरे ख्याल से सबसे, या तो फिर आप मुझे बताएं, मैं बनवा के भेज दूं। अब पूजा जी बोल रही है रेमेडीज के कुछ नाम बोलें। सबसे बड़ा रेमेडी जो सबको चाहिए इस वक्त, वो है क्रैब एप्पल। 1 क्रैब एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अभी ये है, क्रैब एप्पल इन्फेक्शन की दवा है, कोई कंटेमिनेशन को आने नहीं देता है, अंदर अगर है तो उसको धो के निकालता है, उसको बोला जाता है इमोशनल वैक्यूम क्लीनर। एक सबसे बड़ी दवा ये। हाँ, तो मैं ये बोलता हूँ एक रेस्क्यू रेमेडी है, वो डॉक्टर बैच ने खुद ये एक कॉम्बिनेशन बनाया था, रेस्क्यू रेमेडी, लाजवाब रेमेडी है। इसको साथ में रखिए,
साथ में क्रैब एप्पल मिलाइए, 5 बूंद रेस्क्यू रेमेडी, 5 बूंद क्रैब एप्पल, और एक और रेमेडी है ऑलिव, ऑलिव बोल के, ऑलिव वो ऑलिव नहीं जो हम खाते हैं, ये ऑलिव फूल का अर्क है। तो ये तीनों को मिला के आप लेते रहिए। अच्छा, ऑलिव ना लें, पहले शुरू में आप क्रैब एप्पल बीच और रेस्क्यू रेमेडी ले, तो इसमें जो इनिशियल गले में खराश होता है और नाक में थोड़ा सा सरसराहट होता है, या फिर थोड़ा लगता है कि हमको हरारत से होने वाली है, तो वो अगर शुरुआत में हम लें बंद हो जाएगा। लेकिन बुखार अगर आ गई तो बीज को हटा के आप ऑलिव डाल दीजिए रेस्क्यू रेमेडी के साथ, और 5-5 बूंद एक थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप पानी में मिला के आप थोड़ा थोड़ा सिप करते रहिए। ऐसे दिन में हर आधे घंटे में करिए अगर आपका एक्यूट सिम्टम है। अगर इतना एक्यूट नहीं है, हर 1 घंटे में करिए, हर 2 घंटे में करिए। ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको मैं बताऊं, बैचलर थेरेपी में कोई, बहुत लोगों ने बहुत किताबें लिखी हैं, लेकिन सच्चाई की बात है कि कोई नियम नहीं है। जो क्लाइंट के साथ काम कर जाए वही नियम है, समझ लीजिए। तो ये तो है अगर आपको इन्फेक्शन है। अगर नहीं है तो उससे बचने के लिए है आपका जो ये पैनिक बता रही हैं प्रतिमा जी, उससे बचिए। पैनिक की रेमेडी है रॉक रोज, मतलब भय का जो अंतिम स्तर है, उस स्तर में कोई पहुंच गया जो फ्रीज हो जाता है, जो उसको समझ में नहीं आता कि आगे पीछे कहाँ जाए, वो रॉक रोज है। एक और किस्म का भय होता है कि मालूम नहीं क्या होगा, वो बहुत बहुत तकलीफदायक भय है, क्योंकि उसका सोर्स नहीं है कोई सामने, कुछ भयानक नहीं है हमारे सामने, लेकिन फिर भी हमें भय लगा हुआ है। एस्पेन। और एक और रेमेडी है चेरी प्लम बोलते हैं। उसमें क्या है, हम अपने ऊपर जो हमारा जो संतुलन है, हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, वो चला जाता है। जैसे प्रतिमा जी ने अभी कहा कि आप अपने ऊपर संतुलन रखिए, आप पैनिक न करिए। ये तो अगर संतुलन है तब रख पाएंगे ना, लेकिन दिमागी हालत ऐसे हो जाती है कि हम नहीं रख पाते। तो उस टाइम चेरी प्लम की जरूरत होती है कि हम अपने दिमागी हालत को वापस आ जाएं और अपने ऊपर संतुलन रख सकें, अपने ऊपर संयम रख सकें। तो ये 3 रेमेडी हैं, और इसके अलावा भी कुछ और रेमेडी है। एक रेमेडी बहुत खास रेमेडी है, और ये तो मेरे ख्याल से सबके घर में होना चाहिए, व्हाइट चेस्टनट। ये दिमाग में कांस्टेंट मशीन चलता रहता है, चाहे कोरोना हो या फिर कुछ हो। कोरोना से जुड़ी हुई हमारे व्यवसाय में क्या होगा, हमारे नौकरी में क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, ये एक के बाद एक सोच जो चलता रहता है। सोच को काटने के लिए इतनी अच्छी रेमेडी है व्हाइट चेस्टनट। इसके साथ वॉलनट ले लीजिए। आप मानेंगे नहीं, कल रात को 1:30 बजे मेरी नींद खुल गई, और मैं मेरे वाइफ को बोल रहा हूँ कि मेरा नींद पूरा हो गया, मैं उठ के काम करने वाला हूँ। देखा सो जाओ। तो मैंने कहा यार सो कैसे जाए, दिमाग में तो बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज घूम रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ये सब करेंगे। तो मैंने चांट करना शुरू किया। आप मानेंगे नहीं प्रतिमा जी, ये कभी कभी रेमेडी लेने की भी जरूरत नहीं होती है। इतने अजीब और गरीब हैं कि आप इसकी चांट करिए तो इसकी वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी में आ जाएगी। व्हाइट चेस्टनट वॉलनट मैंने चांट करना शुरू किया, और मालूम नहीं कब मैं सो गया, इतनी गहरी नींद में सोया कि 6:30 बजे जब मैं उठता हूँ तब मुझे लगा कि बाप रे बाप, मुझे तो लग रहा है मैं बहुत देर से सो रहा हूँ। तो ऐसे कुछ अजीबोगरीब रेमेडीज हैं। दादा ये वाकई में मैं समझ पा रही हूँ, और जिस तरीके से आप बता रहे हो, जो डिटेल्स आप बता रहे हैं, मैं भी बस जैसे कहते हैं समंदर आपने देख लिया, मगर आप सतह पे हैं, समंदर के अंदर जाएंगे तो जाने कौन कौन से मोती मिलेंगे। और मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ, इतनी अद्भुत चीजें प्रकृति ने हमें दे रखी हैं, और आप जैसे एक्सपर्ट उन चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं दर्शकों से ये कहूँ, दोस्तों सबसे ये कहूँ कि जैसे एक वायरस आया जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसने पूरी जिंदगी तहस नहस करके रख डाली है इस वक्त सबकी। तो ये भी एक अदृश्य शक्ति ने का ही बनाया हुआ एक कहते हैं ना प्रकोप होता है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी बातें, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। अगर आप वायरस की ऐसे बात करें, बीमारियों की बात करें, तो प्रकृति से वो चीजें आती हैं जब हम उसके नियमों को कहीं ना कहीं तोड़ रहे होते हैं। तो उपचार भी वही देती है हमें। मैंने पहले भी ये बात बोली है, बस उसको सोचने की, समझने की और जानने की जरूरत है। हालांकि एक सवाल है दादा, सौरभ चक्रवर्ती ने पूछा, हालांकि आपके विषय से संबंधित नहीं है, फिर भी इन्होंने पूछा है कि होम्योपैथ इस बीमारी में कारगर है क्या? कई लोग कह रहे हैं कि कारगर नहीं है, तो कृपया मार्गदर्शन करें कि होम्योपैथ इस बीमारी में, यानी कोरोना की बीमारी में कारगर है क्या?
तो सौरभ जी, मैं तो होम्योपैथ नहीं हूँ, तो मैं विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं कोई उस टाइप का कोई रिमार्क नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मेरे जो होम्योपैथ दोस्त हैं, जिनके द्वारा मैं अपना होम्योपैथी चिकित्सा करवाता हूँ, उनसे जब मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि हाँ, ये कार्यकर हो सकता है, और स्पेशली अगर शुरुआत के टाइम पे इसको लिया जाए। आपको प्रतिमा जी मैं बता रहा था ना, कहीं पर ये बैच फ्लावर थेरेपी और होम्योपैथी में थोड़ा सा तालमेल है। तो जैसे हम लोग जी स्प्रे करते हैं, बैच फ्लावर थेरेपी में भी हम स्प्रे करते हैं ताकि एनर्जी सही बनी रहे। अब उन्होंने हमको भी एक स्प्रे भेज दिया कि घर के दरवाजे और खिड़कियों में स्प्रे करके रखो, कोई बंदा जिसका कोरोना पॉजिटिव हो वो आपके घर के अंदर नहीं आ पाए। और एक दो ऐसा इंसिडेंट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, कि कोई आने वाले थे हमारे घर पे, और किन्हीं कारणों से उन्होंने लास्ट मोमेंट में उनका आना उन्होंने कैंसिल कर दिया। बाद में पता चला वो कोरोना पॉजिटिव नहीं। तो आप मान के चलिए होम्योपैथी में भी है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसका जो विधिगत इलाज है उससे आप ना नहीं करिए, उसको भी जारी रखें, होम्योपैथी भी करें, बैच फ्लावर भी करें, किसी से किसी का झगड़ा नहीं है, ये मान लीजिए। सब अपने अपने स्तरों पे काम करते हैं। और जी दादा, आमतौर पर हम ये मानते हैं कि होम्योपैथ जो होता है वो लंबा टाइम लेता है अपने प्रभाव को दिखाने में। बैच फ्लावर थेरेपी कितना समय लेती है अपने पूरी तरीके से आपके ऊपर असर करने के लिए? तो ये जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर घबराहट है और डर है और पैनिक है, ये तो फौरन अरेस्टेड हो जाएगा, लेकिन वो पूरा हील होने में टाइम लगता है। तो आपको समझ लीजिए रेगुलर 4 बार वो लेना पड़ेगा, कम से कम 1-1.5 महीना। तो उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा उसको हम डोज कम करते जाते हैं, लेकिन उसका फर्क इतना है कि उसका इफेक्ट इमीडिएट होता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं। अब कुछ बीमारियां होती हैं बैच फ्लावर थेरेपी में, जैसे जो मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे बाइपोलर हुआ या फिर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ। ये सब मेरे पेशेंट रह चुके हैं ये लोग। ये लोग ये सब बीमारी हील करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-2.5 साल भी लग जाता है, क्योंकि ये मानसिक बीमारियां हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बीमारी की गहराई कितनी है, वो कितने दिनों से। अब एक कहावत है कि बीमारी ठीक होने में उतना टाइम ही लगेगा जितना टाइम उसको लगा है डेवलप होने। तो यही है जवाब। दादा, एक बहुत ही अहम सवाल मनीष चौरसिया जी हमारे मित्र हैं, वो पूछ रहे हैं। पहले तो धन्यवाद दे रहे हैं कि उनको पहली बार ये जानकारियां मिल रही हैं, तो आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं। क्या कोई शुगर पेशेंट या हार्ट पेशेंट अगर है तो क्या उसके लिए भी ये रेमेडी काम करेगी? क्या उसके लिए कारगर है? और इसका 1 महीने का कितना खर्च आएगा? ये उन्होंने पूछा है, तो शायद और लोग के काम की चीज भी है। तो ये वाकई, क्योंकि शुगर और हार्ट के पेशेंट्स के साथ बहुत डेलिकेटली हमको चीजें देखनी पड़ती है, तो क्या रेमेडी उनके लिए भी काम के लिए है और कितना खर्चा आता है इसका? तो मनीष जी, ऐसा है कि आप, मुझे लग रहा है आप पूछना चाहते हैं कि शुगर और हार्ट पेशेंट जो हैं उनके कोई बीमारी के लिए, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उनकी इस बीमारी को मद्देनजर रखते हुए हम बैच फ्लावर से ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, अगर ये है सवाल, तो इसका अलग उत्तर हाँ, है। ये भी है, मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर वो ये है तो क्या इन पे ये थेरेपी अपनाई जा सकती है, मतलब आजमाई जा सकती है? वो अहम सवाल है। तो आपको पहली बात ये समझ लेना है कि ये शुगर हुआ क्यों। ये शुगर हुआ क्यों? इसलिए क्योंकि कोई भी जीवन के पड़ाव से हम गुजरे हैं, जब हम बहुत बिटर हो गए थे, जब बहुत कड़वापन आ गया, जब जीवन के अंदर हम मिठास नहीं ले पा रहे, ये जितनी फिजिकल बीमारियां हैं, दीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग। और जब उसको हम हील कर सकते हैं जड़ से, जो बैच फ्लावर ही कर सकता है, और कुछ और कोई, मैं आपको बता रहा हूं, जड़ से हील करने वाली और कोई पद्धति नहीं है। धीरे धीरे वो भी चली जाती है। हार्ट का बताएं, हार्ट का प्रॉब्लम क्या है? हार्ट, जब तक हमारे अंदर प्रेम अटका हुआ है, तब तक समझ लीजिए, हम अगर अपने अंदर से प्रेम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तब तक वो कॉन्जेस्टेड हार्ट सिम्टम हो जाता है। हार्ट अटैक उसी की वजह से होता है। तो क्यों नहीं निकाल पा रहे? वो जज्बातों को देखें, उनको हम हील करें, उसका धीरे धीरे हार्ट भी ठीक हो जाएगा।
ऐसे और भी कुछ बीमारियां हैं। लोग वेरिकोज वेन लेके आए हैं, उनका ठीक हो गया। एक डायबिटीज के पेशेंट, इतना भी नहीं था उनका, हमको मालूम भी नहीं, मैंने ये कुछ उन्होंने बोला कि ये हमारी जज्बाती हालत है, कुछ रेमेडी दे दिया। 3 महीने बाद उनकी सिस्टर ने हमको खबर दिया, सर उनका शुगर नॉर्मल हो गया है। अब ये एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। बिकॉज इन बैच फ्लावर थेरेपी हम मानते हैं हम इलनेस को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, उस शख्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो चूंकि हर शख्स यूनिक होता है, इसीलिए उसके लिए यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ ऑफ द शेल्फ दवा नहीं है कि कोई ले ले और वो ठीक हो जाए। इसके लिए कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और कंसल्टेशन के बाद, उसको समझने के बाद, फिर हम उसके लिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियों के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने प्रतिमा जी को अभी पहले वाले सवाल में के उत्तर में बताया, जितना टाइम लिया था उसने उस बीमारी ने बनने के लिए, उतना ही टाइम उसको लगेगा पिघलने के लिए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। जी 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 दादा, एक सवाल जो कि इनका मनीष जी का आधा है, उसके साथ मैं अपना जोड़ के उसको बढ़ा रही हूँ आगे, कि जब इस तरह की थेरेपीज या रेमेडीज की बात होती है, इस तरह की पद्धति की बात होती है, तो हम आमतौर पे अपने आप मान लेते हैं कि ये बहुत महंगा इलाज कुछ होगा, कुछ बहुत ऐसी चीज है जो हमारी एक आम इंसान के पहुंच से दूर की चीज है। मनीष जी ने भी ये पूछा है कि एक महीने में कितना खर्च आता है अगर इस तरह से हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें जो खर्च है वो कितना है, कितना अफोर्डेबल है ये? अच्छा, तो मैं खर्च से पहले ये बताऊं कि आप खर्च और नुकसान दोनों साथ रखें। एक तो हम खर्च करते हैं, हम एलोपैथिक मेडिसिन पे भी खर्च करते हैं और वो चीप नहीं होते हैं, लेकिन कभी हम उसके साथ ये नहीं जोड़ते हैं कि नुकसान कितना हो रहा है और उस नुकसान को न्यूट्रलाइज करने के लिए कल और कितना मेडिसिन लेना पड़ेगा। आप हिडन कॉस्ट समझ रहे हैं ना मनीष जी? अगर आप समझ लिए हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बैच फ्लावर थेरेपी में कोई नुकसान की बात ही नहीं है, बल्कि जो नुकसान हो चुका है केमोथेरेपी या और कोई अंग्रेजी दवा से, उसको हम निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो। दूसरा है, इसमें खर्च के 2 आइटम्स हैं, एक डॉक्टर का कंसल्टेशन और दूसरा दवा। अब कंसल्टेशन कोई समझ लीजिए 1000 से 2000 के रेंज में अच्छे डॉक्टर का, अच्छे थेरेपिस्ट का होता है। अब वैसे बहुत लोग हैं जो फ्री का भी करते हैं इलाज, बट हमको मालूम नहीं उनके बारे में, वो कितने अच्छे थेरेपिस्ट हैं, क्या करते हैं, क्यों फ्री करते हैं, ये भी नहीं मालूम। मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, मानता हूँ कि ठीक है, कुछ लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं पैसे नहीं है, हमने कहा कोई बात नहीं देना, जब होगा तब दे देना। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको प्रोफेशन का इज्जत करना चाहिए और जो प्रोफेशनल फी हो हमको लेना चाहिए। तो अपने हिसाब से 1000 से 2000 के बीच में कंसल्टेंट का फी होता है। अब मेडिसिन 1 महीने का अगर हम देखते हैं तो समझ लीजिए करीब 500 रुपये, मैक्सिमम 1000 रुपये, मैक्सिमम 1 महीने का। और तकरीबन आप लगा लीजिए कोई भी बीमारी चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक तो लगते ही हैं उसको हटाने के लिए। और अगर वो बहुत ज़्यादा डीप हो तो और टाइम लगता है। तो एक वे ऑफ लाइफ बनाने के लिए एक और आपको मैं छोटा सा नुस्खा दे रहा हूँ। ये बैच फ्लावर रेमेडीज का किट आता है, एक 2-2.5 हज़ार में 38 रेमेडी का किट, 30 ml का किट आपके घर में पहुंच जाएगा कुरियर के द्वारा। तो आप किट खरीद लीजिए, आप सीख लीजिए कैसे बैच फ्लावर थेरेपी होती है। मैं खुद कोर्स करता हूँ, मेरे कोर्स में आइए, आपको मैं सिखा दूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ सब थेरेपिस्ट बन जाएं और जो नीम हकीम है उनके पास ना जाएं। और फिर उसके बाद आपको ना कंसल्टेशन देना है, ना दवा खरीदना है, आप अपने को डायग्नोज करें और दवा बनाएं और लेते जाएं और उसको एक वे ऑफ लाइफ बना लें। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही, जिसे मैं बोलूँगी प्रोफेशनल ऑनेस्टी के साथ इंद्रनील दादा ने इस बारे में बताया है। मनीष जी ने कहा है जी वो सुन रहे हैं आपको। और दादा मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक महसूस होता है
कि जब आप कोई चीज अपनी जीवन शैली के रूप में शामिल करते हैं अपने साथ, जी तो वो उसकी आदत डालनी पड़ती है, और जब आपको आदत हो जी जाती है उन चीजों की, तो फिर आप उसके लिए रास्ता बनाते हैं अपने अपने तक लाने बिल्कुल का या उन तक पहुंचने का। और जो बिल्कुल चीज आपके हक में, जैसे योग करना भी एक तरह से देखा जाए आज के प्रोफेशनल युग में, तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं आप सीखने जाते हैं, फिर आप बहुत इंतजामात करते हैं, लेकिन जरूरी होता है कि आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। राधिका खन्ना जी हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हार्ट भी हील हो सकता है इन रेमेडीज से? थोड़ा सवाल अभी डिबेटेबल है, इस पे काफी शोध चल रहे हैं। अगर हम डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बात मानते हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एक बहुत ही माने हुए डॉक्टर हैं। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है, उन्होंने एक पेपर भी लिखा है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। तो वो बोलते हैं कि जेनेटिक्स से बड़ा चीज होता है एपिजेनेटिक्स। तो अगर जेनेटिकली हमारे कोई सेलुलर डिसऑर्डर है, हमारे विश्वास से, हमारे बिलीफ से उस डिसऑर्डर को हम चेंज कर सकते। अब इसका कोई अभी तक मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बाजफ्लावर द्वारा इसको हम हील कर सकें या ट्रीट कर सकें, बट कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर जेनेटिक है, हम मान ही लेते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ठीक है, हम बाजफ्लावर करते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से यही मेरी एडवाइस होगी। बिल्कुल सही, और बहुत ही सही एडवाइस है कि जब आप कहते हैं ना कि जब आपके पास, आपने पहले ही बता दिया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जब किसी चीज का साइड इफेक्ट नहीं है तो हम, और वैसे भी जब हम जिंदगी की तलाश में जा रहे होते हैं तो हम हर पॉसिबल रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। इरफान आरिफ जी लिख रहे हैं कि कोरोना ने हर किसी को हकीम बना दिया। इरफान साहब, इसीलिए हम एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस दौरान, कि जो हम लोग व्हाट्सएप से और फेसबुक से हकीम बन गए हैं सारे लोग, वो सारे के सारे लोग एक्सपर्ट्स की बात सुने, और कुछ भी उन्हें अगर अपने लिए, अपने अपने लोगों के लिए अप्लाई करना है तो वो एक एक्सपर्ट एडवाइस के तहत करें। मनीष जी ने लिखा है कि ये तो बहुत कम है, 3,000 रुपए तो हमारी दवा का खर्च हो ही जाता है, तो बहुत जल्दी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका वो थैंक यू कह रहे हैं। मनीष जी, आप दादा हमारे को मैंने टैग किया है, तो आप उनसे मैसेंजर पे जाके बात कर सकते हैं और उनसे पर्सनली कनेक्ट होके आप बहुत सारी चीजें अपनी वहाँ सुलझा सकते हैं। और दादा सेशंस भी लेते हैं। मैं एक जानकारी चाहूंगी दादा, आपका सेशन जो है वो किस तरह से चलता है, वो क्यों है, और कैसे लोग उसमें आ रहे हैं, और किस तरह का फीडबैक आपको मिला है? हाँ, तो आप मेरे वेबसाइट में जाइए तो फीडबैक आपको दिखेगा, और मेरा YouTube URL जो है, मैं क्या अभी यहाँ लिख के दूं या आई डोंट नो, तो वहाँ भी टेस्टिमोनियल्स लोगों ने रिकॉर्ड किए हुए हैं। मैं चाहूंगी कि अगर पूजा जी देख रही हैं प्रोग्राम को तो वो URL कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं उसको हाईलाइट भी कर दूंगी और लोगों को मिल भी जाएगा। जी जी जी। हाँ, तो क्या है कि इसकी एक वजह है क्यों मैंने ये कोर्स शुरू किया, कि ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक भाईजान ने बताया कि कोरोना ने सबको हकीम बना दिया, ये बहुत सही कहा है। और मुझे तकलीफ है कि मैं ज़्यादा सत्य से दूर नहीं जा सकता हूँ। लोग जो तमाम धारणाएं लेके आते हैं, जो तमाम दृष्टिकोण लेके आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सच है, और अपना नाम कमाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। तो मैंने देखा कि ये सही नहीं है। मैं अपना कोर्स चालू करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि क्लाइंट सेंट्रिक थेरेपी क्या चीज़ होती है। क्लाइंट सेंट्रिक मतलब जिससे क्लाइंट ठीक हो जाए। मेरी धारणा क्या है वो बड़ी बात नहीं है, फलाना ने क्या कहा वो बड़ी बात नहीं है, इससे, इस रेमेडी से ये होता है या वो होता है, इस डिबेट में हमको नहीं जाना है। हमको यही देखना है कि पहले एक नंबर हम क्लाइंट को समझे कैसे, क्लाइंट को जाने कैसे। नंबर 2, अगर हम जानते हैं, जान गए हैं, उसके जड़ तक हम कैसे जा सकते हैं, उसके अनकॉन्शियस तक कैसे जा सकते हैं। नंबर 3, अनकॉन्शियस में जो उनके ब्लॉक्स हैं उसके लिए रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं, उनको हम लेते हैं। नंबर 4, उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं। ये 4 चीजें मेरे कोर्स में होती हैं। और कोई भी, मैं तो बोल रहा हूँ, वो कोई भी डिसिप्लिन से आया हो। अरे आप, मेरे लास्ट बैच में एक छोटी सी 22 साल की एक लड़की थी, MBA कर रही है अभी भी, उसने पास भी नहीं किया है, क्या खूब बन गई 6 दिन में।
एक्सपर्ट बन गई 6 दिन में, आपको क्या बताऊं उसको। और वो बोल रही है सबसे पहले मैं अपने घर में अपने माता पिता का चिकित्सा करूंगी। तो आप कोई भी बैकग्राउंड से आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन सेंस है और कुछ पद्धतियां हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने अपने प्रैक्टिस से बनाए हैं, वो आपको दी जाएंगी और आप थेरेपिस्ट बन जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ऐसे थेरेपिस्ट बने ताकि वो जो हकीम जिनकी बात हम कर रहे थे वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में प्लीज चले जाए, बैकग्राउंड में जाए। बिल्कुल। इशमीत कौर जी आपकी स्टूडेंट है दादा, वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि यू आर द वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इस थेरेपी के लिए। और मेरा आपसे एक सवाल और है कि आपका जो सेशन होता है ये 1-to-1 होता है या ग्रुप में सेशन होते हैं? हाँ, तो ज्यादातर ग्रुप में होता है, बट 1-to-1 भी हो सकता है। थोड़ा कॉस्टली ज्यादा होता है। कुछ लोग जो कंफर्टेबल नहीं होते ग्रुप में वो बोलते हैं कि हमको 1-to-1 सेशन दो। थोड़ा डीप होता है अगर 1-to-1 हो, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। और ग्रुप में ज़्यादा होता है, हर महीने होता है। और कोई 8 लोगों से ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ उसमें, क्योंकि बहुत इंटरेक्टिव होता है, बहुत एक्सपीरियंशियल होता है। अपने मतलब लाइव कंसल्टेशन करना पड़ता है, अपने हाथ से प्रिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़े। ज्ञान वाली बात नहीं होती यहाँ पे, पूरी प्रैक्टिकल होती है। 6 दिन 2-2 घंटे पर डे, 12 घंटे का प्रैक्टिकल। क्या बात है। तो ये बस वही बात है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मतलब आप खुद इसमें आए और फिर आप समझ पाएंगे कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, इशमीत कौर जैसे लोग कह रहे हैं या जो दादा कह रहे हैं एज एन एक्सपर्ट, वो कितना कारगर है। और मैं चाहूंगी कि आप जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं इसको, ये बहुत खूबसूरत चीज है कुदरत के करीब जाने की और कुछ ऐसी चीज सीखने की जिससे आप अपनी पूरी जीवन शैली को बदल सकते हैं। और न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि आने वाले दिनों में जाने कौन कौन चीजें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, उन सब के लिए आप मेंटली फिजिकली तैयार हो सकते हैं। अगर एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्या बेस्ट फ्लावर थेरेपी जो है वो मनोचिकित्सा के भी करीब है? कहीं कहीं वो आपका मन भी ठीक करती है और आपका जो मतलब मनोचिकित्सा से जुड़ी हुई चीज है क्या ये? हाँ, मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि ये हमारे जो मानसिक जो मैं रोग नहीं बोलूँगा, जो मानसिक जो हमारे कंडीशंस होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए, अगर कोई रोग है उसको भी मैनेज करने के लिए, और बिल्कुल बहुत गहराई में जाएं, सीजोफ्रेनिया जैसे डिजीज को भी मैनेज कर सकती हैं। तो जैसे आपको मालूम है सीजोफ्रेनिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बैच फ्लावर थेरेपी से हम उस पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। एक बाइपोलर पेशेंट थी, तो उसके जो पेरेंट्स आए थे उन्होंने 6 महीने ट्रीटमेंट कराया मुझसे, फिर उन्होंने कहा कि अभी ठीक है, उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सो ये है बैच फ्लावर की खासियत। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप बैच फ्लावर की तरफ ही जाइए अगर कोई मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर हो, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई एडिक्शन होने का कोई चांस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाता है कि ये सबसे बड़ी बात है मेरे ख्याल से जी। डिप्रेशन से कोई निकला दवा खा के, फिर उसके बाद वो दवा का एडिक्शन हो गया उसे। डिप्रेशन और एंजाइटी तो बहुत आराम से बैच फ्लावर हील कर पाती। तो ये मनोवैज्ञानिक या मानसिक या जज्बाती जो भी बीमारियां या तकलीफें हों, उनके लिए खासकर ये दवाएं, ये थेरेपी है जी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनछुए विषय पर हमने आज बात की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में बिल्कुल कि मैं खुद इस थेरेपी से, इन रेमेडीज से और इस पद्धति से अनभिज्ञ थी जब तक दादा से मेरी बात नहीं हुई थी। और मुझे लगा कि जब हर तरफ कहते हैं आजकल हम आज उस जगह आप पहुंचे हैं हमारे देश में कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। मतलब ये जो हम अब तक फ्री में, जो चीजें फ्री में कुदरत हमको दे रही थी, वो चीजें हमारी जिंदगी से खत्म हो रही हैं और हम उनकी कीमत समझ रहे हैं। तो इसमें हम जितना कुदरत के पास जाके समझ सकें, ठीक है अभी हमारे लिए आज के आज चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर इसको हम जीवन शैली बनाते हैं बेस्ट फ्लावर थेरेपी जैसी चीजों को, तो आने वाले हमारे बच्चे हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े होंगे, वो इस पद्धति को एक ट्रेडिशन के तौर पे लेके आगे चलेंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन स्वस्थ होंगी। कम से कम हम जाने के पहले अपनी अगली जनरेशन को कुछ और न दे के जाएं,
साफ हवा, साफ मन, स्वस्थ दिमाग तो दे के जाएं, ये बहुत जरूरी है। दादा, आखिर में आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आज के वक्त में जिस तरह से हम पैनिक हो रहे हैं, जिस तरह से हम जिंदगी की आस छोड़ रहे हैं, जिस तरह से हम डरे हुए हैं, ऐसे में अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ और स्थिर बनाए रखने के लिए आपका कोई गुरु मंत्र हम चाहेंगे आप दें, जो आप देते हैं अपने सेशन में बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। और ये एक बार फिर बता दें कि ये रेमेडीज कहाँ से मिल सकती हैं और हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं जो जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो गुरु मंत्र एक ही है कि जैसे आपने बार बार लोगों को बोला कि बैच फ्लावर थेरेपी को जीवन शैली बना लीजिए, बैच फ्लावर रेमेडीज को अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिए और इसको दवा ना समझें। अच्छी बात है, जो मैं बार बार स्ट्रेस करना चाहूँगा, इससे ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ नहीं होती है, इससे ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं होती है। बिना टाइम लगाए कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रतिमा जी, अपने निजी जीवन का मैं उदाहरण दे के बोल रहा हूँ। 4 साल पहले जो इंद्रोनील था, आज वो इंद्रोनील नहीं है। वो बैच फ्लावर के जरिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और कोई चीज बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात दादा ने बताई। और ट्रांसफॉर्मेशन पे एक पूरा सेशन दादा हमें आपके साथ करना है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा लफ्ज है लेकिन बहुत बड़ा इसका अर्थ है। तो हम आप, क्योंकि आप उसके भी एक्सपर्ट हैं, तो हम आपके साथ एक बार वो बात भी करेंगे। तो फिलहाल तो आज जी तो दादा, ये रेमेडीज कैसे कहाँ से मिल सकती है बस बता दें, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं ये बात। और मैं दोस्तों को बता दूं इस बीच की बैच फ्लावर थेरेपिस्ट श्री इंद्रनील मुखर्जी बेंगलुरु से हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त। और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत healthmug.com है, दादा ने ये मैसेज में किया है, मैं इसको डाल दूंगी आपके कमेंट बॉक्स में। आप लोग जुड़े उनसे। और सबसे आसान तो फिलहाल ये है कि वो मेरे पेज पे टैग है इस वक्त, तो आप जब उनसे जुड़ जाएंगे, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएंगी। और जो रेमेडीज का नाम उन्होंने बताया है, वो सारी चीजें अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल हैं और भी साइट जहाँ पे अवेलेबल है। महंगी नहीं है वो। मुझे लगता है कि जैसा कि अभी मनीष जी ने कहा भी कि हम आमतौर पे डॉक्टर पे और इलाज पे इतना तो खर्च कर ही देते हैं, तो अगर हम एक बहुत ही खूबसूरत चीज जो कम से कम हमें किसी खतरे में नहीं डालती है, कोई नशा हमारे अंदर नहीं पैदा करती है और हमें स्वस्थ करती है, उससे हमें जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रनील मुखर्जी जी हमसे जुड़े, और बहुत ही कीमती समय होता है, उनके सेशन लगातार चल रहे होते हैं, उसके बीच में 1 घंटा देना बहुत उनका हमारे ऊपर उपकार मैं कहूंगी। लेकिन ये जरूरी है कि इस वक्त ऐसे किसी के साथ 1 घंटे बात करना मेरे लिए तो बहुत मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात होती है। मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त भी जो सुने बाद में या साथ साथ लाइव, उन्हें भी कुछ तो मिले हमारी प्रोग्राम से। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपके ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक पर भी आपसे हम बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। आप कुछ और छूट रहा हो तो आप कह सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। बस मैं भी आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जब भी आपने मॉडरेशन किया है, जब भी आप होस्ट रही हैं, बहुत अनायास मेरे अंदर से बहुत सारी चीजें निकल आती हैं और उसकी वजह से शायद हमारे दोस्तों को कुछ मिल जाता है। तो ये इसमें आपका बहुत बड़ा श्रेय है, और मैं तो बार बार आपसे बैठ के बातचीत करना बहुत पसंद करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरा सेशन आप चाहें तो आप ग्रुप में भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल दादा। और अभी आज हम लोग एक चीज और, हम लोग की जो छुट्टी की जब ये रेमेडीज ले रहे हो तो खान पान कैसा होना चाहिए, आचार विचार कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम लोग कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं, फ्रूट जूस के साथ ले सकते हैं, गर्म चाय के साथ नहीं लीजिए, ब्लैक टी के साथ लीजिए, ग्रीन टी के साथ लीजिए, व्हाइट टी के साथ लीजिए, आप अपना वाइन लेना चाहते हैं वाइन के साथ लीजिए। खाना खाने के आधे घंटे के आगे पीछे लीजिए, बस, और कुछ नहीं। क्या बात है, इतना सहज, वाकई में आपने सही कहा, इतना सहज तो कुछ नहीं होगा, इतना सहज कुछ नहीं होगा। बस रूटीन बनाइए, इसको एक दिन खाने से नहीं होगा, जीवन शैली हो जाएगी, तभी कोई फर्क पड़ेगा। दादा बहुत बहुत धन्यवाद जी। दादा बहुत सही कहा है। हाँ, ये जीवन शैली होनी चाहिए, तो वरना तो फिर हर चीज दवा है, और अगर आप अधिक लेंगे या कम लेंगे मात्रा जो उसकी निर्धारित है, तो आपके लिए वो जहर बन सकता है। दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, गलती से अगर अधिक हो जाए इससे कोई नुकसान नहीं होता है। जी
हाँ, जी। ये आपने कई बार कोट किया कि कोई नुकसान नहीं है, एडिक्शन नहीं होता है इसका, और इसलिए ये एक बार तो सबको ज़रूर इस्तेमाल करके देखना चाहिए। और अपने ऊपर, अपने शरीर पे जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो आपका भरोसा ज़्यादा बढ़ता है। और 1 महीने का समय दें, खुद को 2 महीने का समय दें, और इसका हुँ, आपको खुद असर अपने पे दिखाई देगा। दादा बहुत-बहुत ज धन्यवाद आपका। तो आज हमने ये बातचीत की, श्री इंद्रनील मुखर्जी बेंगलोर से जुड़े हुए थे हमारे साथ। बेस्ट शावर थेरेपिस्ट हैं वो, और बहुत सारे लोगों को लगातार सेशन दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनकी पद्धति से, उनके उपचार से, जो वो जीवन शैली बना रहे हैं लोगों की उससे। और इसको आपने देखा भी कि जिन लोगों ने उसका लाभ लिया है वो ये रिकमेंड भी कर रहे हैं कि आप उनसे मिलें और उनसे अपनी बात शेयर करें, और रेमेडीज उनसे मांग लें, पूछ लें, अपने जीवन में शामिल कर लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक सांस है तब तक आस है, ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। इसको झूठा नहीं बनने देना है, किसी भी हाल में उम्मीद नहीं छोड़नी है, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, हमें अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। और उस हिम्मत में उन लोगों का हाथ थामे रखना है जिनके पास सही माने में हमें बताने लायक कोई चीज़ है, जिनके पास सही माने में वो चीज़ें हैं जिनको जानकर हम अपना और अपने अपनों का भला कर सकते हैं। धन्यवाद प्रोग्राम देखने के लिए। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे थे, इस कन्वर्सेशन को देख रहे थे, अगर कहीं बीच में जुड़े तो आप उसे पूरा देखें, पूरा सुने, कहीं ना कहीं आपके काम की बातचीत होगी। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। वक्त बुरा है लेकिन बीत जाएगा, हम फिर मिलेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सुंदर वक्त बिताएंगे। अपनों का ध्यान रखें, और हम सब एक दूसरे का हाथ थामे रहें, ये वक्त की जरूरत है। नमस्कार।